Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss enthalpy of a reaction. इससे पहले पिछले लेक्चर में हम इंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में जितनी मिकदार में हीट होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी। जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हैं आपके सामने, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन में आप देखें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी है और ऑक्सीजन की भी कुछ ना कुछ, यानी दोनों की कुछ ना कुछ हीट कंटेंट्स हैं। तो दोनों के हीट कंटेंट्स जब हम मिला लेते हैं तो वो मिला के बन जाता है हीट कंटेंट्स ऑफ रिएक्टेंट, या हम इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इसको कह सकते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो टोटल हीट कंटेंट है मिला के, या इनकी जो टोटल इंथैल्पी है वो है H1। ठीक है, ये रिएक्टेंट के टोटल हीट कंटेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है वाटर। तो प्रोडक्ट की जो टोटल हीट कंटेंट्स हैं, लेट्स सपोज प्रोडक्ट के टोटल हीट कंटेंट्स को हमने कहा H2, यानी रिएक्टेंट में जितनी मिकदार में हीट मौजूद है उसको हमने कहा H1, और प्रोडक्ट में जितनी मिकदार में हीट मौजूद है उसको हमने कहा H2। अब इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो ये है कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के हीट कंटेंट्स में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो कि है H2 माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी हीट रिएक्टेंट के जितने हीट कंटेंट्स हैं उनको हम माइनस करते हैं प्रोडक्ट के हीट कंटेंट्स में से। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट के हीट कंटेंट में से हम रिएक्टेंट के हीट कंटेंट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिएक्शन हमारे पास दो तरह के हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हैं उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये आप ग्राफ की मदद से अगर देखें तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ हमारे पास इंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ इंथैल्पी में इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है रिएक्टेंट के हीट कंटेंट को, और रिएक्टेंट के हीट कंटेंट्स जो हैं उनको हमने कहा H1। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि हीट इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हुई, सिस्टम में से हीट निकल गई, तो जब प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट की जो हीट है या प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो है वो रिएक्टेंट से कम होगी। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो चुकी है। रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होगी। अब रिएक्टेंट की इंथैल्पी थी H1, प्रोडक्ट की है H2, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेल्टा H यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होता है H2 माइनस H1। अब आप देख रहे हैं कि H2 की वैल्यू कम है, नीचे है, जबकि H1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब हम कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव में। यही वजह है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो इंथैल्पी का साइन है वो नेगेटिव होता है। इसके बरक्स अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे है रिएक्टेंट की इंथैल्पी जो कि है H1। अब क्योंकि सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुई, सिस्टम ने हीट ली, इंथैल्पी ली, तो रिएक्टेंट के इंथैल्पी कंटेंट्स जो थे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई तो इंथैल्पी में इजाफा हो गया, हीट कंटेंट में इजाफा हो गया, और जो प्रोडक्ट के हीट कंटेंट थे या प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो थी वो रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होने से इंथैल्पी कंटेंट ज़्यादा हो गया। अब जब हम डेल्टा H मेजर करेंगे, डेल्टा H बराबर है H2 माइनस H1 के,
अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है तो H2 की वैल्यू ज़्यादा है, H1 की वैल्यू कम है। जब हम इस ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। यही वजह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कि किसी रिएक्शन के दौरान जितनी हीट, जब रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है तो जितनी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इंथैल्पी का। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ये नेगेटिव होता है और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में ये पॉजिटिव होता है। और इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो बाय डेफिनेशन जो है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा H नॉट, नॉट से मुराद है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज द इंथैल्पी चेंज which occur when certain number of moles of reactant as indicated by balanced chemical equation react together completely to give product under standard conditions। यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है ये वो इंथैल्पी चेंज है कि जब सर्टन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के उतने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करें जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं। तो जब इतने नंबर ऑफ मोल्स जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा होता है, तो उस इंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो यूनिट है इंथैल्पी चेंज का ये है किलो जूल पर मोल। जैसे कि जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाते हैं तो जो इंथैल्पी चेंज है वो है -285.8 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ तरह के हैं तो इस हिसाब से हम डिफरेंट इंथैल्पीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H नॉट F से इसको जाहिर करते हैं। ये स्मॉल f जो है इट स्टैंड फॉर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड बनाएं। जैसे कि आप नीचे इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिला और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये एक फॉर्मेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ये जो कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अपने एलिमेंट से बन रहा है, किसी और रिएक्शन में नहीं बन रहा, बल्कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो डायरेक्टली मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं इसके कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन मिलके अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन है और इसकी इंथैल्पी चेंज को हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन इस इंथैल्पी चेंज को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना, बल्कि ये ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड से मिलके बना है। एक एलिमेंट है जबकि दूसरा इसमें कंपाउंड है, तो ये जो है ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगा और इसकी इंथैल्पी चेंज को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, बाय डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व
व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी जब 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच नॉट एफ से इसको जाहिर करते हैं। और इसमें आपने ये जहन में रखना है कि जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, यानी जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए और रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और यूनिट अगेन इसका किलो जूल पर मोल है। तो ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंथैल्पी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन यानी जब एटम्स बनते हैं, तो ऐसा रिएक्शन के जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो बने, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एटोमाइजेशन का प्रोसेस। और इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एटम बनने में हीट कभी इवॉल्व नहीं होती, जब कोई एलिमेंट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में चेंज होता है तो हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है। इस इंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे आप देखें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन H2 यानी मॉलिक्यूल की शक्ल में है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये डाई एटॉमिक होता है, ऐसे दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब ये मॉलिक्यूल जब टूट जाएगा और टूट के हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स बना देगा तो इसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन। और इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे आप देखें कि हमें 1 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए, इसके लिए हमने हाफ मोल हाइड्रोजन गैस ली। ठीक है, हाफ मोल हमने ली। हाफ मोल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जब हमने हाफ मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए तो हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम आ गए। तो 1 मोल एटम बनाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी तरह से आप देखें, जैसे हमारे पास है, फर्ज करें सोडियम है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, इसके अगर हमें गैसियस एटम चाहिए, गैसियस एटम यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे और ये सॉलिड जो है ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए। जब ये सोडियम गैसियस फॉर्म में जाएगा तब उसके एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। इस इंथैल्पी चेंज को भी हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि जब भी कोई सॉलिड या लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में अलग अलग एटम्स में चेंज होता है तो इंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल एटम और गैसियस स्टेट में, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। एलिमेंट से 1 मोल गैसियस एटम बने स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और डेल्टा एच नॉट ए टी से इसको जाहिर करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। नेक्स्ट इंथैल्पी चेंज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब असल में होता क्या है कि जो एसिड है, आपको पता है कि एसिड जो है अपने सोल्यूशन में आयोनाइज होता है, जैसे HCl है, ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आइन देगा और क्लोराइड आइन। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आयोनाइज होके देगी सोडियम आइन और हाइड्रोक्सल आइन। ठीक है, तो अब असल में रिएक्शन क्या होगा कि जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने पे क्या होगा कि ये सारे के सारे आइंस जो हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये इनमें से क्या होगा कि हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन
ये दोनों आइंस आपस में रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके वाटर बना देंगे और हमारे पास इस वाटर वाले सोल्यूशन में क्लोराइड आइन और सोडियम आइन मौजूद रहेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है जब एसिड और बेस मिले तो असल में रिएक्शन किस किस के बीच हुआ, हाइड्रोजन आइन में और हाइड्रोक्सिल आइन में। तो जब 1 मोल हाइड्रोजन आइन कहाँ से आए थे, एसिड से, और हाइड्रोक्सिल आइन कहाँ से आए थे, बेस से। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 मोल हाइड्रोजन आइन जो कि एसिड से आए और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आइन जो कि बेस से आए, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और 1 मोल पानी बनाया। तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है वो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन फ्रॉम एन एसिड, यानी 1 मोल हाइड्रोजन आइन जो एसिड से आए, दे रिएक्ट विद 1 मोल हाइड्रोक्साइड आइन फ्रॉम अ बेस। इन्होंने 1 मोल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आइन जो कि एक बेस से आए, इनके साथ रिएक्ट किया एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर और 1 मोल वाटर बनाया। तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे कि ये रिएक्शन है कि जब हम सोडियम HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं और इनके में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइन मिलके वाटर बनाते हैं, तो जो इंथैल्पी चेंज है वो है -57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आपको पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये दोनों मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होती हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो इंथैल्पी चेंज होगी -57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये थी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा अगर कोई और भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा तो ये आपस में जो है वो जब रिएक्ट करेंगे तो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट इंथैल्पी जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन क्या है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो उसको हम कहते हैं कंबस्शन। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे आप देखें, आप चूल्हे में गैस, आप जो है वो सुई गैस बर्न करते हैं, आप चूल्हा खोलते हैं, गैस निकलती है, तो आप उसको जो है वो जब तीली लगाते हैं, माचिस लगाते हैं, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो गैस जलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन। और आपको पता है कि जलने के अमल के दौरान हमेशा हीट इवॉल्व होती है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न, 1 मोल सब्सटेंस हो और वो मुकम्मल तौर पे जल जाए, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में, और ये रिएक्शन हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और इसको डेल्टा H0C से जाहिर करते हैं। यानी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ये है कि जब 1 मोल सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे बर्न हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप देखें मिसाल के तौर पे 1 मोल हमारे पास ये है एथानॉल, इथाइल अल्कोहल भी जिसको कहते हैं, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगी और ये बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी वो होगी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसी तरह से आप देखें सुई गैस जो है जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी, ये होती है मीथेन CH4। ये भी जब 1 मोल मीथेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगी तो ये बनाएगी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस दौरान जो हीट रिलीज होगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंथैल्पी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट इंथैल्पी जो है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से मुराद ये है कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस दौरान या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हम 1 मोल सब्सटेंस को इतने ज़्यादा सॉल्वेंट में हल कर लें
कि मज़ीद डाइल्यूशन पे कोई डिटेक्टेबल यानी ऐसी हीट चेंज ना हो गई कि जिसको हम डिटेक्ट कर सकें, तो इस इंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगी कि फ़र्ज़ करें आपने एक पैन में आपने कुछ मिकदार में पानी लिया, से 100 ml, ठीक है, उसमें आपने फ़र्ज़ करें कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल आपने डाला। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डाल के हल करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी और ये आपका पैन गर्म हो जाएगा। अब ये सोल्यूशन बन गया। जब आप इसमें मज़ीद पानी डालेंगे तो फिर हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। यानी जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे तो फिर हीट इवॉल्व होगी। जूं जूं आप पानी डालते जाएंगे हीट इवॉल्व होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मज़ीद पानी डालने पे हीट इवॉल्व नहीं होगी। उस वक्त जो सॉल्वेंट की अमाउंट होती है, अगर आप उस अमाउंट में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें या 1 मोल सोल्यूट डालें तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी वो कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड की अगर आप मिसाल लें तो अमोनियम क्लोराइड के लिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है 16.2 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन ये शो करता है कि इतनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती है, जबकि सोडियम कार्बोनेट के लिए है 25 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन ये शो करता है कि इतनी ही अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। इस केस में अमोनियम क्लोराइड के केस में हीट एब्जॉर्ब हुई है, जबकि सोडियम कार्बोनेट के केस में हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो यानी ये पहला प्रोसेस एंडोथर्मिक जबकि दूसरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये थी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।